मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, M.Com तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग पर अपना तृतीय व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में हम संयुक्त उत्पाद जॉइंट प्रोडक्ट्स एवं उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट्स क्या है इसे जानने के साथ साथ संयुक्त लागतों का बंटवारा इनके मध्य किस तरह किया जाता है इसका सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले यह जानें कि संयुक्त उत्पाद एवं उपोत्पाद है क्या। संयुक्त उत्पाद जॉइंट प्रोडक्ट्स जब दो या दो से अधिक ऐसे उत्पाद जो लगभग समान महत्व के हों, एक ही कच्ची सामग्री से एक ही प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें संयुक्त उत्पाद कहा जाता है। जैसे कच्चे तेल की प्रोसेसिंग से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, स्प्रिट, चिकनाई तेल, मोम इत्यादि जिन्हें भावी प्रक्रियांकन के द्वारा बहुमूल्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और प्रोसेसिंग के दौरान ये सारे उत्पाद हमें मिलते हैं पृथक पृथक होकर, और ये सभी उत्पाद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये क्या कहलाएंगे? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या कहलाएंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स। उपोत्पाद या बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स क्या है? जब किसी उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ साथ क्षय या अवशेष से कोई सामग्री पैदा होती है तो उसे उपोत्पाद कहा जाता है। सामान्यतः यह मुख्य उत्पाद की तुलना में कम महत्व का होता है। जैसे आटा उद्योग में हम देख लें, आटा उद्योग में आटा, फ्लोर ये मुख्य उत्पाद है, जबकि चोकर या ब्रान उसका उपोत्पाद है। इसी तरह चावल उद्योग में भी चावल मुख्य उत्पाद है, जबकि जो धान का भूसा जिसको हम कहते हैं ब्रान, वह उपोत्पाद है। उपोत्पाद और संयुक्त उत्पाद इन दोनों में एक बात और है जो उसे आपस में भिन्न दर्शाती है। जैसे मेरा ये अनुभव रहा है कि संयुक्त उत्पाद, उपोत्पाद और अवशेष ये परिस्थितियां होती हैं प्रक्रिया की या किसी प्रोसेस के दौरान जब स्क्रैप मिलता है हमें, और यदि वह स्क्रैप उस समय बहुत अधिक कीमत का नहीं है तो वह जो भी कीमत उससे वसूल हो जाए हम उसे प्रक्रिया लागत में कम कर देते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है तो वही स्क्रैप थोड़ा सा अधिक मूल्य हमें दे देती है और उस स्क्रैप से हम बाई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। और टेक्नोलॉजी में और कहीं ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो वही जो बाई प्रोडक्ट है वो जॉइंट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं चावल उद्योग का ही उदाहरण लूँ। पैडी, धान की प्रोसेसिंग की जाती है, तो जब पहले प्रोसेसिंग होती थी तो चावल उसका मुख्य उत्पाद होता था और उसका जो ब्रान है, छिलका है, वह वेस्टेज के रूप में होता था। सामान्य तौर पर मिल ओनर उस समय उसे हटाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि कोई काम है तो इसे ले जाओ। बाद में क्या हुआ कि जो ब्रान है उसका बॉयलर इत्यादि चलाने के लिए या जहाँ मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाते हैं तो कुम्हार वगैरह ईंट बनाते हैं तो वहाँ पर उसका उपयोग होने लगा, तो उससे कुछ कीमत वसूल होने लगी, तो उस समय वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है, उसी ब्रान से अब क्या तेल तैयार होने लगा है। आप राइस ब्रान तेल उपयोग करते हैं तो राइस ब्रान तेल धान के छिलके से ही तैयार होता है। तो अब छिलका इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसे बिल्कुल ही बाहर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसकी अच्छी खासी कीमत के कारण उसको कलेक्ट करके राइस मिलर रखते हैं। तो आज यदि मैं ये कहूँ कि चावल और ब्रान
संयुक्त उत्पाद है, जॉइंट प्रोडक्ट है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। संयुक्त लागतों का बंटवारा, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कास्ट। संयुक्त वस्तुओं के उत्पादन में विभाजन बिंदु, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक के समस्त व्यय संयुक्त व्यय कहलाते हैं। विभाजन बिंदु तक के सारे खर्चे एक साथ होते हैं, जिनका विभाजन एक निश्चित आधार पर संयुक्त उत्पादों में करना होता है। संयुक्त लागत के बंटवारे की कुछ प्रमुख पद्धतियां निम्न प्रकार हैं। तो हम पहले संयुक्त उत्पाद के संदर्भ में संयुक्त लागत के बंटवारे की पद्धति देख लें। भौतिक माप या भौतिक इकाई पद्धति, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल यूनिट मेथड। इस पद्धति में संयुक्त लागत का विभाजन विभिन्न उत्पादों में लगी कच्ची सामग्री की मात्रा के अनुपात के आधार पर किया जाता है। अर्थात रॉ मटेरियल से जो हमें संयुक्त उत्पाद मिलेंगे, तो जिस अनुपात में मात्रा रॉ मटेरियल की उन संयुक्त उत्पादों में होगी, उसी अनुपात में संयुक्त लागत का विभाजन यहाँ पर किया जाए। यह पद्धति बहुत आसान है, लेकिन ये तभी उपयुक्त होगी जब सभी संयुक्त उत्पादों की इकाइयाँ एक समान हो, जैसे सभी किलोग्राम में हो, सभी लीटर में हो, सभी मीटर में हो। लेकिन यदि एक संयुक्त उत्पाद किलोग्राम में है, दूसरा लीटर में है, तो ऐसी दशा में इस इकाई का उपयोग संभव नहीं है, वहाँ पर यह इकाई उपयुक्त नहीं होगी। औसत इकाई लागत पद्धति, एवरेज यूनिट कास्ट मेथड। इस पद्धति में विभाजन बिंदु तक के समस्त लागतों को कुल उत्पादित इकाइयों से विभाजित कर औसत लागत ज्ञात कर संयुक्त उत्पादों का लागत निर्धारण किया जाता है। मतलब जितनी इकाइयाँ उत्पाद की विभिन्न संयुक्त उत्पादों की होती हैं, हम सबको पहले काउंट कर लें और कुल लागत को उन इकाइयों से विभाजित कर दें। प्रति इकाई औसत लागत निकल आएगी और उस औसत दर से प्रत्येक जो संयुक्त उत्पाद है उनकी प्राप्त इकाइयों की या मात्रा की मात्रा से गुणा कर हम प्रत्येक संयुक्त उत्पाद की लागत का निर्धारण कर सकते हैं। बाजार मूल्य पद्धति, मार्केट प्राइस मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत संयुक्त लागत को उत्पादों के बाजार मूल्य के अनुपात में बांट दिया जाता है। बाजार मूल्य विभाजन बिंदु पर या पूर्ण निर्मित अवस्था में से कोई भी हो सकता है। इस पद्धति में समस्या यह है कि बाजार मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है, तो बार बार हमें जो संयुक्त उत्पाद के लागतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। अलग अलग अवधि में लागतें बहुत पृथक पृथक होगी। यह पद्धति बहुत उपयुक्त नहीं कही जा सकती। बिक्री मूल्य पद्धति, सेल वैल्यू मेथड। इस पद्धति में संयुक्त लागत का विभाजन बिक्री मूल्य के अनुपात में किया जाता है। इस पद्धति में बाजार मूल्य एवं बिक्री की मात्रा दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। आपने बाजार मूल्य पद्धति में देखा, केवल बाजार मूल्य, वहाँ पर मात्रा को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिक्री की मात्रा को भी साथ में ध्यान में रखा जाता है। बिक्री मूल्य निम्न में से कोई सा भी हो सकता है। विभाजन बिंदु पर बिक्री मूल्य या भावी प्रक्रियांकन के पश्चात निर्मित माल का बिक्री मूल्य या शुद्ध बिक्री मूल्य। शुद्ध बिक्री मूल्य से अभिप्राय क्या है? अनुमानित लाभ, विक्रय एवं वितरण व्यय एवं पृथक व्यय को यदि हम कुल बिक्री मूल्य में से घटा दें तो शेष राशि शुद्ध बिक्री मूल्य कहलाती है। सामान्य तौर पर इस पद्धति का अधिक उपयोग संयुक्त लागतों के अभिभाजन में किया जाता है। बिंदु मूल्य अथवा सर्वेक्षण पद्धति, पॉइंट वैल्यू और सर्वे मेथड। इस विधि में लागत को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात कर प्रत्येक उत्पाद को उसके सापेक्षिक महत्व अनुसार बिंदु या पॉइंट या प्रतिशत प्रदान कर संयुक्त लागत का विभाजन उन बिंदुओं के अनुपात में किया जाता है। हम उनको एक प्रकार से वेटेज देते हैं। जो उत्पाद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको ज़्यादा अंक, और जो उत्पाद कम महत्वपूर्ण होगा अपेक्षाकृत उसको कम अंक, और उनकी मात्रा के साथ इस जो पॉइंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करके जैसे वेटेज एवरेज में आप निकालते थे, ठीक उसी तरह तो यहाँ पर वो टोटल पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे और उस टोटल पॉइंट्स के आधार पर संयुक्त लागत का अभिभाजन
किया जाएगा। उपोत्पाद का लागत निर्धारण, कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। उपोत्पाद दो तरह के होते हैं। पहला, जिन पर मुख्य उत्पाद से पृथक होने के पश्चात भावी प्रक्रियांकन की आवश्यकता नहीं होती, और दूसरा, मुख्य उत्पाद से पृथक होने के पश्चात भावी प्रक्रियांकन की आवश्यकता होती है। उपोत्पाद कम मूल्य व कम महत्व का होने के साथ साथ इसकी प्रवृत्ति संयुक्त उत्पाद से भिन्न होती है, अतः उपोत्पाद की लागत निर्धारण की पद्धतियां भी भिन्न होती हैं। उपोत्पाद के मूल्यांकन की प्रमुख पद्धति क्या है? प्रमुख पद्धतियां, तो पहली पद्धति इसमें है, उपोत्पाद के विक्रय से प्राप्त राशि जो प्राप्त शुद्ध राशि है, ये लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि मुख्य उत्पाद की लागत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्राप्त शुद्ध राशि हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। विक्रय से प्राप्त राशि को प्रक्रिया खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे आप सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लिखकर वहाँ पर, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप लिखकर आप प्रक्रिया खाते में कम करते थे, ठीक उसी प्रक्रिया में यहाँ पर ये राशि कम कर दी जाती है। दूसरी पद्धति है, यदि उपोत्पाद अधिक मूल्यवान है तो उसकी वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए संयुक्त लागतों का विभाजन कर उपोत्पाद से संबंधित संयुक्त लागत ज्ञात कर उपोत्पाद खाते में डेबिट एवं मुख्य उत्पाद खाते में क्रेडिट किया जाता है। मतलब जैसे बाई प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लें और उस कॉस्ट को मेन जो प्रोडक्ट अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट कर दें और उपोत्पाद अकाउंट में उसको डेबिट कर दें। तीसरी जो विधि है इसमें, उपोत्पाद की विक्रय व वितरण लागत तथा विभाजन बिंदु के पश्चात लगी लागत दोनों को उपोत्पाद के विक्रय मूल्य से घटाकर शेष राशि को उपोत्पाद का मूल्य मानकर मुख्य उत्पाद खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। जिस तरह आपने जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में, जॉइंट प्रोडक्ट के संदर्भ में आपने देखा था, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर ये अपनाई जाती है। एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इन प्रोसेसिंग 10,000 kilograms of X, give out 7,000 kilograms of A and 3,000 kilograms of B. The joint cost is rupees 11,500। मतलब एक प्रक्रिया के दौरान 10,000 किलोग्राम X मटेरियल से 7,000 किलोग्राम A प्रोडक्ट और 3,000 किलोग्राम B प्रोडक्ट तैयार होता है। संयुक्त लागत कितनी? 11,500। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा शो द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कास्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर फिजिकल मेजरमेंट, मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इन तीन विधियों से यहाँ पर संयुक्त लागत का, संयुक्त उत्पाद की लागतों का मूल्यांकन आपको करना है। कुछ अन्य जानकारी हमें दी गई है। सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, प्रोडक्ट ए का है ₹2 पर यूनिट पर केजी और बी में है ₹3 पर केजी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, ए में 2,000 और बी प्रोडक्ट में 1,000। सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग, ए ₹3 पर केजी और बी ₹4.5 पर केजी। ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, तो हमें अपॉर्शनमेंट करना है, संयुक्त लागत का अविभाजन करना है। अपॉर्शनमेंट अंडर फिजिकल मेजरमेंट, फर्स्ट मेथड यहाँ पर ले लें, फिजिकल मेजरमेंट मेथड। तो फिजिकल मेजरमेंट मेथड में जो भौतिक माप पद्धति जिसको हम कहते हैं, तो ए प्रोडक्ट 7,000 किलोग्राम्स मिला है, बी प्रोडक्ट 3,000 किलोग्राम्स मिला है। इस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द टोटल क्वांटिटी ऑफ 10,000 kilograms, of which 7,000 kilograms have been consumed by A and 3,000 kilograms by B. So the ratio of apportionment is 7,000:3,000. Therefore, the apportionment of joint cost of ₹11,500 would be
ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल वेट 10,000 किलोग्राम, जिसमें ए प्रोडक्ट का हिस्सा 7,000 किलोग्राम, तो 7,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इसका रेशियो हो गया, इनटू 11,500 जॉइंट कास्ट, इसको हम सॉल्व कर लें तो 8,050। इसी तरह प्रोडक्ट बी में उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 3,000 किलोग्राम से प्रोडक्ट की क्वांटिटी, 10,000 टोटल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी थी, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 11,500, तो प्रोडक्ट बी का हिस्सा हो जाएगा शेयर इन जॉइंट कास्ट 3,450। ए प्रोडक्ट की मार्केट वहाँ पर प्राइस क्या है, ₹2 जो सेपरेशन पॉइंट पर है, ₹2 पर केजी। 7,000 केजी में कितना हो जाएगा ये, 14,000, जिसमें से शेयर इन जॉइंट कास्ट ए का घटा दें, इस तरह ये प्रॉफिट की राशि 5,950 प्रोडक्ट ए में। इसी तरह बी में सेपरेशन पॉइंट पर इसकी मार्केट प्राइस क्या है, ₹3 पर केजी है, 3,000 केजी का हो जाएगा 9,000, 9,000 में से शेयर इन जॉइंट कास्ट बी का जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये बी का प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल वैल्यू कितना है, 7,000 किलोग्राम्स का, ₹2 है सेपरेशन पॉइंट पर, तो 14,000। बी में 3,000 किलोग्राम्स का, ₹3 है, 9,000। टोटल कितना हो गया, 14 + 9 = 23,000। ज्वाइंट कास्ट 23,000 में से 14,000 जो शेयर है वो प्रोडक्ट ए का है, तो 14,000 डिवाइडेड बाई 23,000 इंटू ज्वाइंट कास्ट यहाँ पर 11,500 उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो शेयर इन ज्वाइंट कास्ट हो जाएगा यहाँ पर 7,000 प्रोडक्ट ए में। इसी तरह 23 में से 9,000 बी का हिस्सा है, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 11,500 ज्वाइंट कास्ट की राशि मल्टीप्लाई कर लें, तो = 4,500। टोटल कितना हो गया, 7,000 + 4,500 11,500। 23,000 सेलिंग प्राइस, 11,500 ज्वाइंट कास्ट, तो प्रॉफिट कितना हो गया 11,500 का। प्रॉफिट यदि हम ए का देखें तो 14,000 सेल वैल्यू, 7,000 ज्वाइंट कास्ट में शेयर, 7,000 प्रॉफिट, और बी में 9,000 माइनस 4,500 = 4,500। थर्ड मेथड इसमें मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, भावी प्रक्रियांकन के पश्चात जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर। सेल वैल्यू 7,000 × 3 ए प्रोडक्ट का 21,000, और बी प्रोडक्ट में 3,000 × 4.5, ये फर्दर प्रोसेसिंग के पश्चात रेट है ये, तो 13,500। टोटल सेल वैल्यू कितना हुआ, 21 + 13,500 = 34,500। ज्वाइंट कास्ट अपोर्शन 11,500 को अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 34,500 में से ए का शेयर कितना है, 21,000, तो 21,000 डिवाइडेड बाई 34,500 इंटू 11,500 = 7,000। इसी तरह बी का शेयर कितना हो जाएगा, 13,500 डिवाइडेड बाई 34,500 इंटू जॉइंट कास्ट 11,500, तो बी का शेयर हो गया 4,500, टोटल 11,500। टोटल सेल वैल्यू में से जॉइंट कास्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, ए 14,000 एंड बी 9,000, टोटल 23,000। इसमें से घटा दें फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, ए में है 2,000 एंड बी में है 1,000, टोटल 3,000, तो 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉफिट यहाँ पर नेट प्रॉफिट 12,000, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर बी में 8,000, और 23,000 में से टोटल 3,000 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इस तरह टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पर 20,000। तो उम्मीद है यह व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगले व्याख्यान में हम जॉइंट कास्ट अपोर्शन को लेकर कुछ और प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।